मुगल काल में बनी यह कोठी आज इस स्तर पर है। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर के जयरामपुर के जमींदार की। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं इंद्र कुमार सिंह। आज हम एक ऐसे परिवार की बात करने जा रहे हैं जिसने अवध अवध सूबे के एक डला परगना के अंतर्गत जयरामपुर में आकर के इस पूरे इलाके की तस्वीर को एक ऐसा स्वरूप दिया है जिसने ना सिर्फ आसपास के बल्कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर तक के लोगों की ज़िंदगी में तमाम परिवर्तन किया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज से 400 बरस पहले या उससे भी पहले मुगल सल्तनत के अंतर्गत अवध सूबे के अंतर्गत एक डला परगना में जयरामपुर में आकर के जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदार के रूप में यहाँ एक परिवार चौधरी परिवार स्थापित हुआ। हम उस चौधरी परिवार के बारे में बात करने जा रहे हैं। चौधरी परिवार जिसमें सबसे पहला नाम आता है चौधरी कोटीराम सिंह जी का, जो लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य में रहे। उसके बाद चौधरी गंगाराम सिंह जी, उनके पुत्र चौधरी माता दीन सिंह जी। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं 18वीं 19वीं शताब्दी के बीच में आते हैं तो चौधरी शिवदयाल सिंह जी। चौधरी माता दीन के दो पुत्र हैं, चौधरी शिवदयाल सिंह और चौधरी देवी दीन सिंह। चौधरी शिवदयाल जी के कोई पुत्र नहीं रहे। उसके बाद नंबर आता है चौधरी देवी दीन सिंह जी के पुत्र चौधरी शिवशंकर जी के, जो एकमात्र वारिस रहे। और उनके दो पुत्र हुए, चौधरी शिवप्रसन्न सिंह और चौधरी शिव सहाय सिंह जी। शिव सहाय जी के कोई पुत्र नहीं रहे। उन्होंने इस पूरे एक डला परगना के अंतर्गत अंग्रेजी सल्तनत के अंतर्गत एक माध्यमिक स्कूल की स्थापना की, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के समय में परगने में महज 2-3 प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे। माध्यमिक का अता पता नहीं था। इंटर कॉलेज महज कुछ बड़े शहरों में जैसे इलाहाबाद जनपद के अंतर्गत अंग्रेजों ने संयुक्त प्रांत में बदल दिया था। संयुक्त प्रांत अवध सूबे की जगह पर इसको संयुक्त प्रांत में बदल दिया था और संयुक्त प्रांत की राजधानी प्रयागराज इलाहाबाद रही। इलाहाबाद के अंतर्गत जब ये आया उसमें परगना वही रहा एक डला। इलाहाबाद के अंतर्गत जब कोई विद्यालय नहीं हुआ करता था तब चौधरी शिव सहाय सिंह जी ने यहाँ पर एक माध्यमिक स्कूल की स्थापना की, जो आज़ादी के तुरंत बाद इंटर कॉलेज में तब्दील हुआ। और यहाँ के उत्तरोत्तर विकास में, शैक्षिक विकास में, आर्थिक विकास में इस प्रकार से योगदान दिया कि आज वो विकास यहाँ के हर गाँव में, हर कस्बे में दिखाई देता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं जो हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, और कई लोग अब यदि मिलेंगे रास्ते में कभी तो उनका वीडियो भी अपडेट करेंगे। फिर हम बात करेंगे चौधरी शिवप्रसन्न जी के बारे में, जिनके परिवार से उसी समय अंग्रेजों के समय में ही परिवार आगे बढ़ा। चौधरी शिवराज सिंह जी और चौधरी रामेश्वर सिंह जी, दो पुत्र रहे शिवप्रसन्न सिंह जी के। इसके बाद हम बात करें अगर चौधरी शिवराज सिंह जी के, तो इनके एक पुत्र है चौधरी रघुराज सिंह जी, और चौधरी रामेश्वर सिंह जी के भी एक पुत्र है चौधरी अनंत प्रसाद सिंह जी। अर्थात यहाँ से परिवार थोड़ा सा दो टुकड़ों में बंटता हुआ दिखाई देता है, परंतु इससे परिवार की गरिमा या आगे के कार्यक्रमों में किसी तरह की तब्दीली नहीं आती, बाधा नहीं आती। उसके बाद का जो समय रहा, उसके बाद का समय आज़ादी का समय आ गया, जब जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया। उस जमींदारी प्रथा के अंत के बाद वर्तमान के हालात को देखते हुए इन हवेलियों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, परंतु फिर भी हमको उस समय की धरोहरों को संजोने के लिए, इन हवेलियों को, इन कोठियों को संरक्षित करने के लिए, इनके इतिहास को जानने के लिए, कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ी हुई यादों को समझने के लिए, यहाँ के लोगों से वर्तमान
में जो अभी जीवित हैं उनसे बात करनी ही होगी। आगे हम अगर बढ़ें, चौधरी रघुराज सिंह जी के 3 पुत्र है, चौधरी राम सिंह जी, चौधरी शिव सिंह जी, चौधरी कल्याण सिंह जी। चौधरी अनंत प्रसाद सिंह के भी 3 पुत्र रहे, चौधरी प्रेम सिंह, चौधरी कुबेर सिंह, चौधरी अम्बोल सिंह। अब अगर जब हम फिर से वापस आते हैं चौधरी रघुराज सिंह जी के परिवार के तहत, तो चौधरी राम सिंह जी के पुत्र का नाम रहा चौधरी संतोष सिंह, चौधरी शिव सिंह जी के पुत्र का नाम रहा चौधरी अनिल सिंह और चौधरी मनोज कुमार सिंह। उसके बाद चौधरी कल्याण सिंह जी के पुत्र का नाम रहा चौधरी नागेंद्र सिंह और चौधरी तिलक सिंह है चौधरी दीपक सिंह। उसके बाद जब हम वापस चौधरी अनंत प्रसाद सिंह जी के परिवार पर आते हैं, तो वहाँ पर चौधरी अनंत सिंह जी के 3 पुत्र होते हैं, चौधरी प्रेम सिंह जी, अभी हमारे सामने चौधरी प्रेम सिंह जी बैठे भी हुए हैं, चौधरी कुबेर सिंह जी, चौधरी अम्बोल सिंह जी। और उसके बाद हम वापस आते हैं तो चौधरी संतोष सिंह जी के 3 पुत्र है, नरेंद्र सिंह जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी और भूपेंद्र सिंह जी। चौधरी अनिल कुमार सिंह जी के एक ही पुत्र है, चौधरी आशीष सिंह जी। चौधरी मनोज सिंह जी के पुत्र का नाम सुयश सिंह है, जो अभी शिक्षार्थी हैं। चौधरी कल्याण सिंह जी के पुत्र में तो चौधरी नागेंद्र सिंह के पुत्र हैं चौधरी अतुल सिंह जी, चौधरी तिलक सिंह जी की पुत्री हैं चौधरी आन्या सिंह जी, चौधरी दीपक सिंह जी। अभी ये छोटे हैं, इनका विवाह हो गया है, परंतु अभी इनके बच्चों का नाम प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम वापस आते हैं चौधरी प्रेम सिंह जी पर। चौधरी प्रेम सिंह जी के परिवार में चौधरी ब्रजेश सिंह जी, चौधरी नरेश सिंह जी और उसके बाद चौधरी कुबेर सिंह जी के पुत्र पर आते हैं, तो वहाँ पर चौधरी शिवदयाल सिंह जी, राजू सिंह जी और चौधरी अम्बोल सिंह जी के पुत्र चौधरी उग्रसेन जी हैं। चौधरी ब्रजेश सिंह के पुत्र चौधरी तरुण सिंह, चौधरी नरेश सिंह जी के पुत्र का नाम चौधरी दिव्य सिंह जी। और अब हम वापस आते हैं चौधरी शिवदयाल सिंह जी के पुत्र का 3 पुत्रियां रहीं, चौधरी रिया सिंह जी, चौधरी प्रिया सिंह जी, चौधरी साक्षी सिंह जी। राजू सिंह जी के कोई पुत्र नहीं है। चौधरी उग्रसेन जी के पुत्र का नाम है चौधरी हर सिंह जी। इसके आगे की पीढ़ियों का नाम आगे कभी जब 10-20 साल बाद कभी वीडियो बनेगा तो उसमें हम आगे की पीढ़ियों की चर्चा जरूर करेंगे। वर्तमान में इस पीढ़ी तक बात कर रहे हैं और अब हम यहाँ इस पीढ़ी से चौधरी प्रेम सिंह जी से अनंत सिंह जी की चौधरी अनंत सिंह जी की पीढ़ी में चौधरी प्रेम सिंह जी भी हमारे सामने बैठे हैं और चौधरी रघुराज सिंह जी की पीढ़ी में हमारे साथ बैठे हुए हैं चौधरी कल्याण सिंह जी। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते कि हम आप लोगों के माध्यम से इस परिवार के इतिहास को देश और दुनिया को बता सकेंगे। तो हम आपसे थोड़ा सा इस परिवार की यादें जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आप अपना पहले नाम बता दें। मेरा नाम है प्रेम सिंह। पिताजी का नाम? अनंत प्रसाद सिंह। सर आपका नाम? मेरा नाम कल्याण सिंह और पिताजी का नाम श्री रघुराज सिंह। थोड़ी बहुत ही आप लोगों को पास यादें होंगी, थोड़ा सा हम इनकी यादों पे ही चाहेंगे। आप अपने बाल्यकाल में यहाँ के थोड़े से कार्यकाल के बारे में बताएं कि आपके द्वारा इस परिवार के द्वारा आसपास के गांवों के विकास के लिए तमाम कार्य किए गए, उनमें से कुछ कार्य यदि याद हो तो आप बता सकें। तमाम तालाबों का निर्माण कराया गया होगा, तमाम कुओं का निर्माण कराया गया होगा। ये सब कुछ हवन भी कराए हैं जी जी, कुछ याद है आपको? कुछ गाँव में कहाँ कहाँ? ये बताइए। हमारे समय तो नहीं है, जो कुछ है गाँव में। गाँव में मैंने 1, 2, 3 तीन कुएं देखे, एक तालाब देखा जो आपके परिवार के द्वारा, एक विद्यालय देखा जो आपके परिवार के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा भी क्योंकि जमींदारी बड़ी रही आपकी, तमाम गाँवों में आपके द्वारा कार्य कराए गए होंगे जो बम्बूपुर में है ना? बम्बूपुर में हमारा घर बना है, बैरी में हमारा घर बना है ककरेली के पास। इससे जमींदाराना रही हमारी और जमुना पार कथा कथाई कर्जी वगैरह में रही, लेकिन अब वो सब कोई देख रेख न करने के कारण वो सब लोग जो जहाँ है वो कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम जो
किए हैं। कुआं वगैरह निर्मित कराया गया? हाँ, गुरसंडी में है कुआं, गोसंडी में है। आपके परिवार के द्वारा हजारों तालाब, रसपालपुर में है कुआं। सैकड़ों कुओं का निर्माण कराया गया है, जो यहाँ के विकास के लिए यहाँ के लोगों के जीवन यापन के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान आपके परिवार के द्वारा अब तक दिया गया है। हाँ, अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे, उस समय हाथियों का प्रचलन था। हाँ, आपके घर में कितनी हाथियां थी? 2 हाथी, 2 हाथ। एक नर एक मादी। नर का नाम था वीरगज, मादी का नाम था लक्ष्मी। आप लोगों ने देखा है? हम तो नहीं देखा, आप देखें। आप उसके साथ खेल लेते थे? हाँ, आप उनके चढ़ते साथ खेलते थे? थे, हाँ चढ़ते थे, जाते थे घूमने। वो स्थान भी हम आप लोगों को इस हिस्से में हाथी रहता था जो घोड़े आपके समय में कितने थे? उस समय तो 3 घोड़े थे, और बैलगाड़ियाँ? तो कई थी बैलगाड़ी। जमींदारी प्रथा के समय में ग्रामीण सभ्यता में एक ही चीज होता था, वो होता था बैलगाड़ियों की दौड़, जहां अन्य जमींदार और कुछ बड़े किसान एवं जमींदार के ही परिवारों से ये बैलगाड़ी की दौड़ को आयोजन किया जाता था। आपने कभी एक ऐसा आयोजन देखा है? बैलगाड़ियों की दौड़ हुआ करती थी। दौड़ तो नहीं देखे, लेकिन गाड़ियाँ सब गाड़ियाँ थी, शादी ब्याह में लोग आते थे मांगने, तो इधर से भेज देते थे बाबा सब लोगों के शादी ब्याह में। किसी के पास तो था नहीं, हाथी घोड़ा भी भेज देते थे अपना शादी ब्याह के लिए, ले जाओ। सब लोग ले जाते थे। बैलगाड़ियाँ कितनी रही आपके? बैलगाड़ियाँ बहुत रही, कम से कम 5, 6, 7 गाड़ियाँ तो अपनी निजी रही, बाकी पूरा जमींदाराना सब अपने ही पास आता था, और सब अपने ही बैलगाड़ियाँ। ये परिवार का मंदिर रहा। मुगल काल में बनी यह कोठी आज इस स्तर पर है। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर के जयरामपुर के जमींदार की। जी हाँ, एक ऐसे जमींदार परिवार की बात कर रहा है जिसने मुगल काल में ही अपने स्थापना के साथ साथ इस हवेली का निर्माण करवाया और खागा के क्षेत्र का या तमाम अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए एक ऐसी अहम भूमिका निभाई इस कोठी ने, जो आज इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया है। आज इस दरवाजे से कभी हाथी भी अंदर आ जाया करता था। आज ये दरवाज़ा अपने अंतिम दिनों की बाट जो रहा है। आज इतिहास की धरोहरों के रूप में हम जयरामपुर की इस कोठी के भीतरी भाग में प्रवेश कर रहे हैं। जयरामपुर की ये कोठी जो कभी मुगल काल में फतेहपुर के विकास के लिए, फतेहपुर के कई गांवों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर चुकी है, आज तमाम झंझावतों को, मौसमों को देखते हुए जिस हाल में है, उस हाल में ही आपके सामने ला रहे हैं। इस कोठी का इतिहास कम से कम 400 बरस है। 400 बरस की ये कोठी इससे नीचे की नहीं है। और इसकी सहायक कोठी भी बाद में बनी अंग्रेज़ों के समय में, उसको भी दिखाऊंगा आपको। ये कोठी कभी इस महाजनपद की, प्रयागराज महाजनपद, बांदा, कानपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़ इत्यादि कई जनपदों के लिए ये कोठी कभी एक आकर्षण का केंद्र रही है। यहाँ तमाम तरह के राजे रजवाड़े भी आ कर के बैठा करते थे। आज इस कोठी की जो हालात हैं वो लगभग इस कोठी के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी इसकी मजबूती इस प्रकार है कि हम कह सकते हैं कि अभी भी रख रखाव के साथ इसे हम 200 साल और चला सकते हैं। सरकार को इन कोठियों के लिए कुछ प्राविधान करना चाहिए, इससे जुड़े परिवारों के लिए जिन्होंने भारत के निर्माण में बहुत योगदान दिया है। ऐसे परिवारों के लिए कुछ तो सहायता राशि प्रदान करनी चाहिए, जिससे ये कोठियाँ इतिहास
के पन्नों में जो अब कहीं खो गई हैं अपना नाम वापस से दर्ज करा सकें और लोगों को उस स्वर्णिम इतिहास की ओर जानने का अवसर प्रदान कर सकें। के दोनों ओर तमाम परिंदों के रहने के लिए और तमाम मेहमानों के आतिथ्य के लिए कमरे बनवाए गए थे। उनमें से कुछ कमरे हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार वो अपनी वैभव को दर्शा रहे हैं। देखिए, ये पुराने दरवाजे आम के पल्लों के हिसाब से जो उस समय आज की तरह आधुनिक प्लाई या एल्युमिनियम या लोहे के दरवाजे नहीं होते थे, केवल ऐसे ही दरवाजे होते थे भव्य। आप देखें कैसे कच्चे बैठके होते थे, आज भी ये वैसा का वैसा है। कैसे इसमें देखें वैसे का वैसा बैठके जो मचान के रूप में बनाए जाते थे, जैसे पाटन होता था। ये पाटन देखिए बड़ी बड़ी धन्नियों के माध्यम से, जैसे कि ये धन्नी दिख रही है कि बदली गई है, तो इसके रखरखाव की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। पीछे जो मिट्टी का पाटन होता है, देखिए इसमें ईंटें लगाए गए हैं, मतलब इसका लगातार रख रखाव करने का प्रबंध यहाँ के वर्तमान लोगों के द्वारा किया जा रहा है। देखिए भव्यता, देखिए दरवाजे, ये एक कमरा हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ जो अब काफ़ी जर्जर स्थिति में आ गया। इसकी ईंटें देखिए, ये लखौरी ईंटें हैं। लखौरी ईंटें हैं जो केवल और केवल मुगल काल में ही बनाई जाती थी। देखिए अब ये जर्जर होता जा रहा है, जर्जर हालात में। देखिए गिरा भी है, काफ़ी गिरा है, क्योंकि जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, उसके बाद जब चकबंदी हुई, उसके बाद परिवारों की जो उपेक्षा रही सरकार की तरफ से, ना किसी तरह की पेंशन दी गई, ना कोई आर्थिक सहायता करी गई, और उसके अलावा तमाम पारिवारिक विघटन इस कोठियों का, इन हवेलियों का अस्तित्व लगभग समाप्त करने की ओर बढ़ गई। देखिए क्या नक्काशी की गई थी, कैसे पत्थरों के गोटे लगाए गए थे, किस तरीके से भव्यता रही इस कोठी की, आप कल्पना कर सकते हैं। आप इसको जान सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि इस कोठी ने कितने इतिहास देखे होंगे। देखिए ये अंदर जाने का एक दरवाज़ा था और इसकी नक्काशी के केवल इस पे जो नक्काशी की गई है उसको देखिए। ये सूर्य का चित्र है। उसके बाद ये देखिए फूल पत्ती बनाई गई है दरवाजे के चारों ओर। ये कला का जो अद्भुत संगम है वो इस दरवाजे पर, इस हवेली पर दिखाई देता है। देखिए पत्थरों के साथ भी जो चित्रकारी की गई है, ये चित्रकारी उस समय के कला और संस्कृति के जो बेजोड़ नमूने थे, उसका ये हवेली, ये कोठी पूरी तरह से चित्रण करती है। हम अंदर चलते हैं, इस कोठी के अंदर भी चलते हैं। ये कोठी देखिए किस तरीके से निर्मित की गई थी। तमाम टूट फूट के बाद कुछ नए परिवर्तन भी हुए हैं, रख रखाव करने की कोशिश की गई है। ये देखिए जीना बना था, इस पे भी अभी हम आपको ले चलेंगे, या पहले अंदर ले चलते। ये देखिए कितना तमाम रोशनी की व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर छोटी छोटी अलमारियाँ जो उस समय अरवा कहलाती थी, ये कितने तरीके से निर्मित की गई है। ये अंदर की एक कोठी हुआ करती थी, कमरा हुआ करता था जो दोनों ओर है। देखिए उधर भी है, जो हमारी तमाम सामग्रियों को रखने के कार्य में आता था। इधर देखते हैं, ये कोठी का अंदर का हिस्सा है जो पूजा और भंडार गृह के काम आता था। ये हिस्सा इधर देखिए, ये ऊपर जाने के लिए ये अंदर भी सीढ़ी थी जो उस समय की रानी महारानियों के लिए हुआ करता था। ये बैठका था, बैठका जहाँ पर तमाम उस समय की रानियाँ, तमाम और इलाकों की रानियाँ जो आया करती थीं। ये देखिए अंदर के जो
कारीगरी है, उस समय की भव्यता को दिखाता है। पूरा का पूरा ये जो चित्रण है, ना सिर्फ उस समय की कलाकृति को, उस समय की संस्कृति को दर्शाता है, अपितु आज भी अपनी वैभव और आलीशान जीवन के कल्पना करने के लिए दर्शाता है। देखिए इधर भी एक सीढ़ी थी जो ऊपर जाने के लिए, जो हमारे सैन्य सहायता या हमारे तमाम अन्य लोगों के लिए वॉच करने के लिए, छत पर जाने के लिए रास्ते मार्ग दिए गए थे, कई मार्ग दिए गए थे। बाहर आपने देखा, अंदर देखा, ये अंदर का हिस्सा है, इसके अंदर हम नहीं चलेंगे क्योंकि ये अभी वर्तमान में यहाँ परिवार रह रहे हैं। लेकिन ये पूरी कोठी अपने आप में दिखाती है कि कैसे जयरामपुर की इस कोठी ने कभी फतेहपुर के विकास के लिए, आसपास के कई जिलों के लिए, लगभग हजारों गांवों के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया है। इन सीढ़ियों से छत पर चलते हैं और कोठी के जो भव्यता रही, देखिए सीढ़ी का जो हाइट रहा ये 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा रहा। ईंटे के साथ, लखौरी ईंटों के साथ ये पत्थर के संयोजन से इन सीढ़ियों को निर्मित किया गया है, जिसकी वजह से सीढ़ियाँ आज 400 साल बाद भी, कम से कम इसकी अवधि 400 साल हो गया है, 400 साल बाद भी वैसे की वैसी। देखिए इन दरवाज़ों पर भी किस तरीके से फूल पत्तियों की डिज़ाइन की गई है, जो उस समय की कलाकृति के बारे में काफ़ी कुछ दर्शाता है। ये देखिए कैसे ये होता था, कैसे हमारे वरिष्ठ जन दरबार में क्या कार्य हो रहा है, कोठी के बाहर किन लोगों का जमवाड़ा है और क्या क्या हो रहा है, इसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए दोनों ओर दरवाजे थे, इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते, जो बताता है कि इस कोठी ने अपने गौरवशाली दिनों में किस तरीके से यहाँ सभ्यता के विकास में अपना योगदान दिया होगा। आप देखें छत पर भी तमाम कमरे बनाए गए हैं जो बताते हैं कि रहने के लिए, जहाँ हम देख रहे हैं कि परिवार सिर्फ एक व्यक्ति का ही रहा, एक व्यक्ति ही परिवार में, एक बच्चे ही रहे, उसके बाद इतनी बड़ी कोठी है, तो ये बता रही है कि एक बच्चे के साथ साथ तमाम अन्य लोगों को भी यहाँ पर जगह दी गई। देखिए उधर भी जो मुख्य रूप से है, जहाँ पर हमारे उस समय के चौधरी साहब रहा करते थे, उनका परिवार रहा करता था, ये पीछे का हिस्सा है। अभी उधर भी ले चलते हैं अगर अनुमति मिलती है तो।